हेलो बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। लेक्चर का नंबर है 2.1 और चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है मेजरमेंट की या क्यों पड़ी। आप समझ सकते हो, जब भी हम अपनी अगर डेली लाइफ में देखें तो बिना मेजरमेंट के, बिना किसी क्वांटिटीज़ के बात किए हुए हम कोई भी बात नहीं कर पाते हैं, कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? देखिए, आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आपको फ्रूट खरीदना है तो आप बोलेंगे भाई इतना केजी दे दो, इतनी क्वांटिटी में दे दो, या 1 दर्जन दे दो या 2 दर्जन दे दो। ऐसे ही आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कहते हैं भाई अगर आपको रेडीमेड चाहिए तो आप बोलेंगे भाई मुझको एक शर्ट चाहिए या ये चाहिए, कोई भी चीज़, तो आप क्वांटिटी ज़रूर बताएंगे। अगर आप कपड़ा लेने जा रहे हैं जिसको आपको खुद सिलवाना है तो आप बोलेंगे इतना मीटर कपड़ा चाहिए। अगर आप कहीं दूध लेने जाते हैं तो आप बोलते हैं भाई मुझे इतना लीटर दूध चाहिए। तो बिना हम क्वांटिटी बताए हम उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि हम क्या कहना चाहते हैं। आप खुद समझें कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉर्ड केल्विन, जो आपने देखा होगा यूनिट जो है टेम्परेचर की केल्विन है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। एक साइंटिस्ट का नाम है केल्विन। उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं और हम उस कहने या बोलने को नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अब देखो, उनकी कही हुई बात आप प्रैक्टिकली देखो कितना सही है। आप मान लो दूध लेने गए, आपने कहा भैया दूध दे देना। उसने कहा कितना चाहिए? आपने कहा बस दे देना, बस दे दो, बस दूध दे दो। इस तरीके से अगर आपने बोला तो वो कहेगा कि भैया की तबीयत सही नहीं है, इन्हें घर ले जाओ। आप मार्केट में गए सब्जी लेने, हाँ भाई थोड़ा हमें प्याज चाहिए या थोड़ा आलू चाहिए, कितना चाहिए? दे दो, चाहिए है दे दो। तो वो कहेगा भैया अमाउंट कितना चाहिए या कितना पैसे का चाहिए? नहीं आप दे दो। तो वो यही कहेगा, अगर कोई साथ में कहेगा भैया को घर ले जाओ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, जब सही हो जाएंगे तब भेजना है। मतलब हमें क्वांटिटी बताना पड़ेगी, नहीं तो हमें अमाउंट बताना पड़ेगा। हमें 50 रुपये का चाहिए, 100 रुपये का चाहिए, या केजी में चाहिए तो इतना केजी चाहिए। हर चीज़ में क्वांटिटी है। स्कूल की बात करते हैं तो बोलिए स्कूल कितने बजे स्टार्ट होगा, एक टाइमिंग है। स्कूल की छुट्टी होना है तो कितने बजे ऑफ होगा, उसकी टाइमिंग है। क्लासेस चलेंगी तो हर पीरियड का कितना टाइम होगा। हर जगह कोई ना कोई नंबर, हर जगह कुछ ना कुछ कैलकुलेशन है। अगर वो कैलकुलेशन हम नहीं जानते तो हम उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम ये बोल सकते हैं हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो मेजरमेंट जो है हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने देखा होगा इस मेजरमेंट के चक्कर में घर में बच्चों में लड़ाई होती है। इसको 2 दे दिया, मुझको 1 दिया। कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गलती से एक को 2 दे दिया, एक को 1, तो वो लड़ाई झगड़ा है वहाँ पर। इसको 2 दिया, मुझको 1 दिया, ठीक है, हाँ, वो उसी को ज़्यादा करते हैं, ठीक है, जिसको 2 दे दिया। ये आपने देखा होगा इस टाइप का। तो उसी के आगे हम करते जी तो थी ज़रूरत, क्योंकि बिना मेजरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी को नाप रहे हैं, किसी को तोड़ रहे हैं, किसी को नाप रहे हैं। हर तरह किसी भी टाइप का वो मेजरमेंट हो सकता है। तो बिना मेजरमेंट के, बिना कैलकुलेशन के हमारी नॉलेज जो है वो कंप्लीट नहीं है, इनसफिशिएंट है उस चीज़ के बारे में। अब बात आती है कि हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़। क्या पढ़ना है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम बेसिक क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर, लिखा बेसिक क्वांटिटीज़, या ये बोल सकते हैं इसके यहाँ पर आप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी लिख सकते हैं।
तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब जब जैसे मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज जिसे आप मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। और जिन्हें आप मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं आएंगे। जैसे मैंने बताया टेंशन है, टेंशन को आप मेजर नहीं कर सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि इतनी टेंशन है 2.5, 5.2, इस तरीके की कोई वैल्यू नहीं बताते। टेंशन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, अगर कोई खुश है तो वो कहता है मैं थोड़ा खुश हूँ या बहुत खुश हूँ, इस तरीके से बताता है, लेकिन वो कोई वैल्यू नहीं बताता है कि मैं इतना खुश हूँ। तो ये टेंशन हो गई, हैप्पीनेस हो गई, ठीक है। कोई कहता मैं थक गया हूँ बहुत आज काम के लोड की वजह से, तो कहता बहुत ज़्यादा थक गया हूँ या कम थक गया हूँ। उस थकान की कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो जिसको हम मेज़र कर सकते हैं वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की तो बात होगी, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी में हमें समझना है कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारी हैं। तो कुछ क्वांटिटी जिन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो लिमिटेड है, वो है हमारी ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इनको हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। तो पहले आप ये देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर चलेगा या आगे जो चलेगा, अब इसके आगे का गेम आप पढ़ेंगे तो इनका बहुत रोल रहेगा। ये आएंगी ही आएंगी, कभी इधर से कभी उधर से, तो इन्हें आना इनको आपको पढ़ना ही पड़ना। तो पहली जो है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी जो है मास हो गई, दूसरी लेंथ, तीसरी टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये इनकी यूनिट्स लिख दिया है, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला एंड मोल। ये और ये इनके सिंबल है, यानी कि मास की यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी, लेंथ की यूनिट मीटर, सिंबल एम, टाइम की सेकंड, सिंबल एस, टेम्परेचर का केल्विन, सिंबल के, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, सिंबल ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, सीडी, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, MOLE, और सिंबल की जब बात आएगी तो MOL लिखेंगे। देखिए एक चीज समझे, पहली चीज तो ये है, इसमें मैं और भी बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, आप लेक्चर पूरा सुने। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी भी चमकदार चीज की चमक का कैलकुलेशन। जैसे कोई बल्ब है तो वो कितनी लाइट प्रोड्यूस करेगा, जो उसकी कैलकुलेशन है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाती है। यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि जो सोर्स लाइट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी इंटेंसिटी की कैलकुलेशन के लिए ये टर्म है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यूनिट है कैंडिला और सीडी। ओके। क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, नहीं तो आप पढ़ेंगे। पहली चीज समझिए कि इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते क्यों है? पहला पॉइंट ये आता है, क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अब इसका मतलब ऐसे समझें कि जैसे हमने बोला किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना किया? उसने कहा 10 मीटर, तो 10 मीटर सीधा हमने 10 लिखा, यूनिट लिख दिया। किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करा, कितना? 5 किलोग्राम मेजर करा, किलोग्राम लिख दिया। इसमें जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, मास हो रही है, तो मास की यूनिट की बात कर रहे हैं। लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ की यूनिट की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर कोई बोल रहा है कितना हो रहा है, तो हमने बोल दिया 50 केल्विन, तो यूनिट सिर्फ केल्विन आ रही है। लेकिन हमने जब इन फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं या इनको डिफाइन करने का नंबर आता है तो हम किसी दूसरे की हेल्प नहीं लेते हैं। अब ये दूसरे की हेल्प का क्या मीनिंग हुआ? देखिए जैसे हमने कहा ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, ऐसे ही बहुत सारी इनको छोड़कर जो बाकी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आती है। अब ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या है, अगर वो समझेंगे पहले तो आपको ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और अच्छे से समझ में आएगा। देखो जो आपने पढ़ा है, सपोज जैसे वेलोसिटी हमने बात कर रहे हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमने कहा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है
और कितने टाइम में, 10 सेकेंड में करता है। टाइम कितना लेता है, 10 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 200 मीटर। 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो हमारी वेलोसिटी आ गई बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको समझिए, वेलोसिटी हमारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसको ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं, ये समझेंगे, ये खुद समझ में आएगा भी आपको, देखना। अब आपसे कोई कह रहा है बताओ इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, तो हम कह रहे हैं इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब वो पूछ रहा है भाई वेलोसिटी बताओ, हम बात कर रहे हैं मीटर की, हम बात कर रहे हैं सेकेंड की। बात समझ में आ रही है? यानी कि वेलोसिटी को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट 20 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है। अब मीटर किसकी यूनिट है, जरा यहां देखें, मीटर जो है लेंथ की यूनिट है। सेकेंड किसकी यूनिट है, सेकेंड टाइम की यूनिट है। हम बोल रहे हैं कि बताओ वेलोसिटी कितनी है, और जो इसे डिफाइन करने वाला है वो कह रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की बात ही नहीं करा, वो तो मीटर पर सेकेंड में कुछ वैल्यू बता रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम यानी कि मीटर और सेकेंड की हेल्प चाहिए। हम बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट 20 मीटर का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है। वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमने क्या कहा, इतना डिस्प्लेसमेंट इतने टाइम में। यानी कि हमने इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में से लेंथ को यूज किया इसको डिफाइन करने के लिए, क्योंकि लेंथ की यूनिट है, और इनमें से हमने टाइम को यूज किया क्योंकि इसमें टाइम की भी यूनिट है। तो वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई हमारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए बिना लेंथ और बिना टाइम के हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन अगर हम इनकी बात करें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, तो इसमें किसी की जरूरत नहीं। उनका मास कहा 10 किलो का, लेंथ 50 मीटर, तो इनकी जब बात कर रहे हैं तो सीधा उसी की हम यूनिट लिख दे रहे हैं। यानी कि लेंथ की यूनिट मीटर है, मीटर हमने किसी और की तो हेल्प नहीं ली। मास की यूनिट हमने किलोग्राम बोल दिया। मास को डिफाइन करने के लिए लेंथ की जरूरत नहीं, टाइम की जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं है। टाइम को डिफाइन करने के लिए लेंथ की जरूरत नहीं है, लेंथ को डिफाइन करने के लिए बाकी किसी की जरूरत नहीं। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को किसी भी इन 7 में से कोई भी एक ले लो, उनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत ही नहीं। लेकिन इन 7 को छोड़कर जितनी आएंगी उनको डिफाइन करने के लिए आपको दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आया नहीं है? बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम बोल दें फोर्स, तो फोर्स क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपको फोर्स को डिफाइन करना है तो आपको मास की जरूरत पड़ेगी, एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप बता रहे हो कि भाई इतना फोर्स निकल के आया, तो आप बताओगे ऑब्जेक्ट का मास इतना था, इतना एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हुआ, तो फोर्स इतना आया। यानी कि बात हो रही फोर्स की, तो कह रहे हैं मास इतना था, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो फोर्स इतना लग रहा है उस पर। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए मास और एक्सेलरेशन की हेल्प चाहिए आपको। बिना इनकी हेल्प के आप फोर्स को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फोर्स हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फंडामेंटल क्या है, ये हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने कहा टेम्परेचर कितना, सीधा बताएगा कि इतना केल्विन, बस इसी की यूनिट लिखेगा। करंट पूछ लिया कितना है, 10 एम्पियर, बस करंट की बात हुई, एम्पियर यूनिट आ गई। कोई दूसरी यूनिट है इसमें नहीं है। लेकिन इस टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, आप बात करोगे वेलोसिटी की तो पता लगा यूनिट आ रही, मीटर भी आ रही, सेकंड भी आ रही। फोर्स की बात करें तो किलोग्राम भी आ रही, मीटर भी आ रही, सेकंड भी आ रही। तो इस तरीके से इनको छोड़कर जितनी आएंगी, फोर्स हो गया, वर्क डन हो गया, मोमेंटम हो गया, प्रेशर हो गया,
टॉर्क हो गया, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ये सारी की सारी आपकी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में आती हैं। अब क्या है, याद करने को लगेगा इतनी सारी हैं, कैसे कैटेगराइज करेंगे? बड़ा आसान सा तरीका है भाई, आप ये 7 याद कर लो, ये 7 ये, और अभी इन 2 के बारे में अभी बताऊंगा, 2 इनको छोड़ दो, ये 7 ये और 2 ये, 7 और ये 2 को छोड़ दो, जितनी है इनको छोड़कर सब ड्राइव। कितना आसान है। आपको ये देखना है कौन सी ड्राइव्ड है और कौन सी फंडामेंटल है। तो आप फंडामेंटल को याद कर लो ना, इन 7 को छोड़कर और इन 2 को छोड़कर जो भी मिलेगी उसे बता देना, कहना भाई ये तो ड्राइव्ड है। आसान। तो ये तरीका होता है। तो ये हमारी, अब उसके बाद क्या है, यहां पर 2 जो हैं, ये जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये हमारी कहलाती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये क्या कहलाती हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब इसमें प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल तो सिंपल है, जो हम ऐसे बना देते हैं एक्स वाई प्लेन में, इस तरीके से हमने बना दिया। यहाँ पर ये कोई भी एंगल थीटा बन रहा है, 30 डिग्री है, 40 है, 45 है, जो भी है। तो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है, ये हमारा क्या बन गया? एक्स वाई प्लेन में ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, तो उसको बना दिया, तो ये हमारा प्लेन एंगल हो गया। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और इसका सिंबल होता है आर डी। इसका सिंबल क्या होता है? आर डी। और एक है इसमें सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को थोड़ा समझना है आपको। सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल ये है बच्चों, जैसे ये मान लो कि यहां पर हमने एक स्फीयर ले लिया, स्फीयर, और स्फीयर में से एक ऐसे इमेजिन करना है आपको, इमेजिन करना है, ठीक है। स्फीयर में से इस तरीके का एक कोन निकाल लिया, कोन, एक सॉलिड स्फीयर है मेटल का, उसमें से काट के कोन निकाल लिया, तो वो कोन क्या हो गया? एक सॉलिड कोन हो गया। सॉलिड कोन इस टाइप का कोन नहीं है जैसे आप समझ रहे हो कि आइसक्रीम खाने वाला कोन है, वो लेता है, उसमें से एक कोन निकालता है और उसमें क्रीम भर देता है, तो वो तो हॉलो हो गया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। शेप वैसे ही होगा लेकिन वो सॉलिड होगा, अंदर से ही भरा होगी, हमने सॉलिड स्फीयर में से काट के निकाला है। तो यहां पर जब हमने इस तरीके से ये कोन इस तरीके से निकाल लिया, इस तरीके से, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है ये थीटा, यही एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल। ये कहलाता है सॉलिड एंगल। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, और सिंबल जो होता है वो ऐसा। तो ये देखें आप, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मास की यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी, लेंथ की यूनिट मीटर, और सिंबल हमारा एम, टाइम की सेकेंड, सिंबल एस, टेम्परेचर की केल्विन, सिंबल के, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, 10th क्लास में पढ़ा है, सिंबल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, चमक की बात कर रहे हैं यहां से, ये तो इतने टर्म जिनकी बात ऊपर कर रहा है, 5 की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये आपने पहले भी पढ़ी होगी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मैंने बताया, चमक की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, मतलब कितनी इंटेंसिटी है चमक की, यानी कि लाइट, जैसे आप कोई बल्ब लेके आए तो 15 वॉट का है, फिर आप उससे ज़्यादा वॉट का लेके आए तो उसमें ज़्यादा रोशनी होगी, तो हम कहेंगे इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसकी यूनिट होती है कैंडिला, सिंबल है CD। क्वांटिटी ऑफ मैटर या मोल, 1 मोल पढ़ा होगा आपने, 1 मोल में कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल होते हैं, उसी मोल की बात कर रहे हैं। और सिंबल हो जाएगा MOL। इसमें डिफरेंस ये है, जब हम मोल लिखेंगे तो MOL ही लिखेंगे, जब सिंबल की बात आएगी सिर्फ MOL करके हम छोड़ देंगे, ई नहीं लिखेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात करेंगे तो सिर्फ 2 ही हैं, ज़्यादा यूज ये नहीं होती हैं। प्लेन एंगल, इसकी यूनिट रेडियन हो गई, RD सिंबल हो गया, और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन और SR हो गया। तो आपको समझ आया? तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी। इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट है ये फंडामेंटल यूनिट कहलाती है, क्योंकि क्वांटिटी फंडामेंटल है तो उनकी यूनिट भी क्या कहलाएगी? फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो उसमें मैंने एग्जांपल आपको दिया अभी वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर। ये फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अगर यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, वर्क डन हो गया, टॉर्क हो गया, प्रेशर हो गया, बहुत सारी
ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मैंने तो सिर्फ अभी एक ही लिखा है वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम की हेल्प लेना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इतना डिस्प्लेसमेंट इतने टाइम में ट्रैवल करता है, तभी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो ड्राइव्ड यूनिट कहलाएगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, जिनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, 7 है। इनकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट हो गई, और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो हो गई उनकी यूनिट जो हो गई उसको हम ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके बाद जब ये पढ़ लिया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और ये, इसके बाद आप पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में ही आपको न्यूमेरिकल नहीं दिए गए थे। इस तरीके से चैप्टर बनाया गया कि फर्स्ट चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल ना दिया जाए ताकि बच्चों को ज़्यादा टेंशन ना हो। लेकिन क्या है, उसमें भी अगर बनाए जाते तो उसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते थे, बहुत सारे बन सकते थे, लेकिन दिए नहीं। लेकिन अब क्या है, अब आपका जो भी चैप्टर आएगा हर चैप्टर में बच्चों न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल से घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कोशिश करना है, एफर्ट करना है, 100% आएंगे न्यूमेरिकल। लेकिन अगर आप नेगेटिव खुद हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए कभी नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, एफर्ट करना है, न्यूमेरिकल भी होंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए इसको बहुत जरूरी है समझना, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारे पास क्या है, 4 तरीके का सिस्टम आपको पढ़ना है। तो उसमें मैं बताता हूँ, फर्स्ट सिस्टम जो है वो हमारा है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पर, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, FPS इसको हटा। ये हो गया आपका FPS सिस्टम, और दूसरा हो गया आपका CGS सिस्टम, और तीसरा हो गया आपका MKS सिस्टम, और चौथा एंड लास्ट वन ये हो गया आपका SI सिस्टम। इन 4 सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, बड़ा आसान है। देखो FPS सिस्टम में क्या है, ये जो पहला वाला है, हर एक में देख रहे हो 3 लेटर है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, बस ये फोर्थ वाले में 3 नहीं, मतलब इन 3 में तो 3 लेटर है। तो जो फर्स्ट लेटर है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा टाइम को। यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं जो फर्स्ट लेटर है वो लेंथ को, और बीच वाला क्या कर रहा है, मास को, और तीसरा क्या कर रहा है, टाइम को। पहला किसको कर रहा है, लेंथ को, L से रिप्रेजेंट कर दिया, और बीच वाला किसको करेगा, मास को, तीसरा किसको करेगा, टाइम को। उसको थोड़ा समझना है, उसको टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान है। FPS सिस्टम में क्या होता था, जो लेंथ होती थी उसको फुट में मेजर करते थे। फुट, लेंथ को किस में मेजर करते थे, फुट में। तो फुट समझ रहे होगे, पैर का साइज हो गया, पहले कहते फुटबॉल हो गया, पैर से खेलने वाली बॉल हो गई, उसी फुट की बात कर रहा हूं। तो क्या होता, इस सिस्टम में जो था लेंथ को फुट से मेजर करते थे, मतलब लेंथ की यूनिट होती थी वो फुट होती थी, और मास की यूनिट क्या होती थी, पाउंड होती थी, और टाइम की क्या होती थी, सेकंड। यानी कि लेंथ किस में हो गई, फुट में, और मास हो गया आपका पाउंड में, और टाइम की यूनिट हो गई सेकंड। अब आप देखिए जो F है, इसके अगर सिंबल की बात करें तो फुट का सिंबल होता है FT, और P जो है ये पाउंड, जो मास है उसकी यूनिट है, और इसका सिंबल होता है LB, पाउंड का LB, और सेकंड का S रहता है, सेकंड का S रहता है। ये LB जो है एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग लिब्रा है, उसका कहीं ना कहीं मीनिंग मास मतलब वेट से था, तो इसीलिए उसी वर्ड से इसको डिराइव किया गया है, या उसी वर्ड से आप बोल सकते हो बनाए, तो इसलिए LB यूज करते हैं, लैटिन वर्ड है। वैसे LB का मीनिंग स्केल, मेजरमेंट भी है। तो खैर उससे मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि जो पाउंड है अगर उसके सिंबल की बात कर रहे हैं तो वो LB है, फुट का FT है, और सेकंड टाइम का सेकंड। ये एक ब्रिटिश सिस्टम है, ये जो है ब्रिटिश सिस्टम है।
अब दूसरा जो है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम जो है वो फ्रेंच सिस्टम है, फ्रेंच, यानी कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? फ्रांस में। उसकी उत्पत्ति फ्रांस में है। इसमें क्या है, जो लेंथ होती है उसे हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। किस में करते हैं? सी से सेंटीमीटर हो गए। और मास को किस में मेजर करते हैं? ग्राम में। और टाइम को किस में करते हैं? सेकंड में। टाइम को किस में करते हैं? सेकंड में। बात समझ में आ रही है? यानी कि मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं लेंथ और मास, और यहां लिख देता हूं टाइम। तो पहला वाला सिस्टम जो था एफपीएस सिस्टम, उसमें लेंथ को किस में मेजर करते थे? फुट में। तो एफटी हो गया, ये हमारा क्या होगा? मैं यहां लिख देता हूं एफपीएस सिस्टम। और ये हमारा क्या होगा? मास को किस में मेजर करते थे? पाउंड में। तो ये एलबी सिंबल हो गया इसका, और इसको टाइम को सेकंड में। जब हम बात करें सीजीएस सिस्टम की, तो सीजीएस सिस्टम बात समझना बहुत आसान है। इसमें लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर यूज करते हैं, तो सी उसका ले लिया सेंटीमीटर का। मास को किस में मेजर करते हैं? ग्राम में। और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। बात समझ में आ रही है? ये हो गया। तो ये हमारा सीजीएस सिस्टम, यानी कि अगर कोई न्यूमेरिकल दे रखा है आपको और उस न्यूमेरिकल में लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, मास ग्राम में दे रखा है और टाइम सेकंड में, तो आप बोल सकते हैं ये न्यूमेरिकल सीजीएस सिस्टम में दे रखा है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या सिर्फ सीजीएस सिस्टम में ये तीन ही यूनिट है? नहीं, सीजीएस सिस्टम में और भी बहुत सारी यूनिट है, बहुत सारी यूनिट है। ऐसा नहीं कि ये तीन है। जैसे वर्क की जो ऐसा यूनिट है वो है जूल, और वर्क की अगर सीजीएस यूनिट की बात करोगे तो वो है अर्ज। अब अर्ज तो भाई इसमें दे नहीं रखा है तो सीजीएस यूनिट। दूसरी अगर हम फोर्स की यूनिट की बात करते हैं तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन, और फोर्स की दूसरी यूनिट भी है डाइन। ये वो डाइन नहीं है जैसे समझते हो, ये मूवी बन जाती है डाइन, उसकी बात नहीं कर रहा। तो फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। तो अब लगता है भाई यहां तो सिर्फ तीन ही दे रखी है ये सीजीएस में तो और भी बहुत सारी है। हम सिर्फ लेंथ और मास और टाइम की ही बात करेंगे बहुत सारी जगह पर अभी। इसीलिए क्या कर रखा है, सिर्फ इन्हीं तीन के अकॉर्डिंग ये दे रखा है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें, उसको डिटेल समझने की कोशिश करें, तो ऐसा लग रहा है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड दे दिया, बोले लेंथ दे दिया सेंटीमीटर में, मास दे दिया ग्राम में, टाइम दे दिया सेकंड में, बोले न्यूमेरिकल सीजीएस सिस्टम में दे रखा है। अब किसी ने बोले फोर्स है, फोर्स की यूनिट कितना दे रखा है? फोर्स की यूनिट दे रखी डाइन। अब बताओ न्यूमेरिकल किस सिस्टम में? तो बोले यार ये भी सीजीएस में। तो बोले इसमें तो कहीं है नहीं, इसमें नहीं है। क्योंकि ये एक सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया दिया जा रहा है, जनरल आइडिया। जैसे कोई डेफिनेशन होती है तो कोई डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर डेफिनेशन से सब काम होता तो छोटी छोटी डेफिनेशन में पूरी बुक खत्म की जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डेफिनेशन हर चीज़ के बारे में थोड़ा सा आइडिया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हम लेंथ मास टाइम के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि भाई इस सिस्टम में लेंथ को कैसे मेजर करते थे, मास को कैसे करते थे, टाइम को इस सिस्टम में कैसे करते थे इसको। जैसे हमने 4 सिस्टम लिखे हैं, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई। तो इन तीन की बात करेंगे, लेंथ मास टाइम की ज़्यादा बात करेंगे। और भी देखना आगे आप जब डायमेंशन की बात होगी तब भी इनकी ही सबसे ज़्यादा बात होगी, लेंथ मास टाइम की। लेकिन आप इसमें ये कंफ्यूज ना हो कि सीजीएस सिस्टम में सिर्फ ये तीन ही फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आती हैं। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, और सबकी जितनी सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सबकी क्या है, सीजीएस यूनिट्स भी हैं। अब आपको लग रहा है ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो गया, तो बड़ा बवाल हो गया कि पता चला इतनी अगर 100 फिजिकल क्वांटिटी है 11th में पढ़ना है तो उनकी एसआई भी पढ़ना है, उनकी सीजीएस भी पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको एसआई सबकी याद रखना है, सीजीएस यूनिट आपको सबकी याद नहीं रखना, ये बता दो। सबकी याद नहीं, एसआई तो आपको पढ़ना है सबकी, लेकिन सीजीएस आपकी सबको सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की सीजीएस यूनिट आपको याद नहीं करना है। अब आपको लग रहा होगा इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ तो फिर वो याद कैसे होंगे? कोई इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-2, 3-3 रोज़ याद करो, आपको वो याद हो जाएंगे।
और कोई इसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक ही दिन में सारी याद करना है, धीरे धीरे। और एक चीज़ और बता दूं, जैसे जैसे आप उस टॉपिक्स को पढ़ेंगे, आप उस पर क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट आपको बिना याद करे ही याद हो जाएंगे। जब आप प्रैक्टिकल उस पर कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे, उस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, तो वैसे ही याद हो जाएगी। तो ऐसा ना देख के इसको लिस्ट को देख के इतने एकदम टेंशन में ना आ जाओ कि अरे इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़, इनको कैसे याद करेंगे, इनकी यूनिट कैसे याद करेंगे, इनके फॉर्मूले कैसे याद करेंगे। सब याद हो जाएंगे। सारे बच्चे पढ़ते हैं, सबके लिए एक सिलेबस है, सबके लिए सेम टाइम है, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं, सब याद हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया CGS की बात हो गई। तो अब हम बात करते हैं इस MKS की। तो अगर हम MKS ले लें तो MKS में क्या होता है, जो M है यानी कि लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, और मास को हम जो है किलोग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो भाई ये भी जो है, ये MKS सिस्टम जो है, ये भी एक फ्रेंच सिस्टम है, यानी कि इसकी भी मातृभूमि आप बोल सकते हो फ्रांस है, वहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है। MKS सिस्टम फ्रांस का ही सिस्टम है। अब क्यों जो 3 पढ़ लिया, तो MKS में वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है MKS में सिर्फ ये 3 है, इसके अलावा भी बहुत है। यहाँ तो हम लेंथ मास टाइम की ही बात कर रहे हैं, मतलब किसी एक सिस्टम में हमने कहा, जैसे MKS सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट क्या होगी, टाइम की यूनिट क्या होगी, बस इतनी 3 की बात की। उसके अलावा भी बहुत सारी हैं। ऐसे हमने कहा CGS सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होगी, मास की क्या होगी, टाइम की क्या होगी, और भी बहुत सारी यूनिट है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, वर्क का बताया मैंने CGS यूनिट, अर्ज आपको फोर्स की बताया मैंने CGS यूनिट, डाइन, तो बहुत सारी है। अब क्या होता है, उसके बाद क्या हुआ, इस MKS सिस्टम का बाद में मॉडिफिकेशन कर दिया गया, इसमें कुछ चेंज कर दिया गया और इसको कन्वर्ट कर दिया गया इस SI सिस्टम में। मतलब इसको MKS को डाइल्यूट कर दिया, कुछ भी बोलो, उसे कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, कुछ भी कर दिया, उसका चेंज करके क्या बना दिया, मॉडिफाई करके क्या बना दिया, SI सिस्टम। तो जब SI सिस्टम बनाया तो हमने कहा भैया SI सिस्टम देख लेते हैं। तो SI सिस्टम, तो SI सिस्टम में लेंथ किस में होगी, कहा मीटर में, मास किस में होगा, किलोग्राम में, और टाइम किस में होगा, सेकंड में। ये हो गया। तो लग रहा होगा आपको, देखो भाई ये तो सेम ही MKS और SI। हाँ, तो क्योंकि MKS को चेंज करके तो बनाया है, उसी में कुछ मॉडिफिकेशन मतलब कोई चीज़ हटा दिया, कोई चीज़ मिला दिया, इस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है। अब आप ये देखो, अगर आप SI सिस्टम की बात करो तो क्या SI सिस्टम में सिर्फ ये 3 ही यूनिट मिलेंगी? अरे फोर्स की यूनिट न्यूटन है, वो भी SI यूनिट है, वर्क की जूल है, वो भी SI यूनिट है, प्रेशर की पास्कल है, वो भी SI यूनिट है। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सबकी SI यूनिट है, पर यहाँ तो 3 ही की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया भाई 3 की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है, इन 3 में तो हमने करा, लेकिन इसमें SI में हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। SI में इसलिए आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ लिख रखा है, ये SI सिस्टम जो है हमारा इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और इन 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज पर बेस्ड है। इस SI सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम। ये भी फ्रेंच सिस्टम है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा MKS सिस्टम है, वो फ्रेंच सिस्टम था, उसको मॉडिफाई कर दिया, उसमें चेंज कर दिया। तो भैया जो MKS सिस्टम फ्रेंच सिस्टम था, फ्रांस का सिस्टम था, तो उन्हीं ने चेंज करा होगा। जब उन्हीं ने चेंज करा तो SI बना दिया, तो वो भी तो कहाँ का कहलाएगा, वो भी फ्रेंच सिस्टम है। तो ये भी फ्रेंच सिस्टम ही है। तो ये फ्रेंच सिस्टम यानी SI सिस्टम हमारा, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम, वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर बेस्ड है। इसलिए सारा गेम चलेगा अब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज पर। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इनको बिल्कुल अपनी आंखों में बसा लो, समझ में, और बिल्कुल आंखें बंद करते ही दिखना चाहिए। ये बहुत आगे काम आएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, कुछ हम और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा मैं आपको कन्वर्जन बता देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ डेफिनेशन जो है वो आपको बतानी है। तो उन डेफिनेशन को बताने के लिए मुझे कुछ कन्वर्जन कराना ज़रूरी है। अगर मैं वो कन्वर्जन नहीं कराऊंगा और मैं डायरेक्टली वो डेफिनेशन कराने लगा तो बच्चों थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, फिर मज़ा नहीं आएगा, और मज़ा नहीं आया पढ़ने में तो फिर फ़ायदा क्या है, फिर चीज़ ही समझ में नहीं आई तो फिर फ़ायदा क्या है। तो देखो क्या है, कन्वर्जन बात करते हैं थोड़ी मैथ्स की। देखो मैथ्स, अगर देखो मैं एक बात बता दूँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने मैथ्स जो है 11th क्लास में छोड़ दी क्योंकि उन्होंने बायो ले ली है,
और कुछ बच्चे मैथ्स ले लेते हैं, पीसीएम ले लेते हैं, कुछ पीसीबी ले लेते हैं। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा जिन्होंने बायो ली है, देखो बायो वाले कभी ये नेगेटिविटी फील ना करें कि भाई हमने मैथ्स छोड़ दी, बायो ले लिए। क्योंकि क्या होता है जब कैलकुलेशन का नंबर आता है तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कह रहा हूँ, कोई कोई बच्चा ऐसा होता है, वो बाय द वे क्या होता है, जब मैथ्स का बच्चा भी कर रहा है, बायो का भी बच्चा कर रहा है, तो कभी कभी बायो का बच्चा नहीं कर पाता है। कभी कभी मैंने ये भी देखा है बायो के बच्चे बहुत अच्छी कैलकुलेशन करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है तो मैथ्स वाले बच्चे कहने लगते हैं अरे बस मैथ्स छोड़ दी, देख लिया, ये हो गया वो हो गया, इस तरीके से बोलने लगते हैं। तो मैं उन बायो वाले बच्चों से ये कहना चाहूँगा, आप ये सोचें कि आपने 10th तक मैथ पढ़ी है, समझ गए, 10th तक मैथ पढ़ी है, और 10th तक मैथ पढ़ी है तो जो फिजिक्स में मैथ्स यूज़ होती है वो 10th तक की ही मैथ यूज़ होती है, कोई स्पेशल मैथ्स उसमें नहीं यूज़ होती है। और थोड़ी बहुत अगर मान लो जैसे यूज़ हो भी गई, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात कर ले, तो क्या जब 10th तक इतनी मैथ पढ़ ली आपने तो क्या 11th 12th में नहीं कर पाओगे? अरे एक वो कहते नहीं है कि बोले मैंने हथियार चलाना छोड़ दिया है लेकिन भूला नहीं। एक डायलॉग आपने सुना होगा, मैंने हथियार चलाना छोड़ दिया है भूला नहीं। तो वही डायलॉग यार याद रखना है ना कि मैंने मैथ्स छोड़ दी है पर भूला नहीं है ना, यही सोचना है ना। भूल थोड़ी गया यार, मैं थोड़ी सी आई, 10th में इतनी मैथ्स कर लिया तो थोड़ी बहुत मैथ्स में और सीखने में दिक्कत क्या है? कोई इतने हाई लेवल की मैथ थोड़ी आ रही है कि बिल्कुल सारी की सारी 11th 12th की मैथ घुसी आ रही है फिजिक्स में। थोड़ी सी उसमें एंटर कर रही है, उसको याद कर लेना है, उसको समझना है, उसको रटना है, कुछ भी करना है, उसको तैयार करना है, उसमें कोई नहीं टेंशन की बात नहीं है। कुछ आएंगे 2-4 फॉर्मूले से याद कर लिया जाएगा, 10th में इतने याद करें तो 2-4 और से, ठीक। तो क्या है, अब बात कर रहे हैं कन्वर्जन की। कन्वर्जन में क्या है, एंगल की कन्वर्जन। अगर कहीं पर एंगल जो है, मान लो एंगल आपको कोई भी दे रखा है, कितना भी एंगल आपको दे रखा है डिग्री में, डिग्री में दे रखा है, आपको इसको रेडियन में बदलना है, रेडियन में। अब आपको कोई भी एंगल डिग्री में दे रखा है, आपको उसको रेडियन में बदलना है। यू हैव टू कन्वर्ट एंगल विच इज इन डिग्री इनटू रेडियन, आपको रेडियन में बदलना है। तो आप ये सोच लो कि आपको मान लो जैसे सपोज कर लो फॉर एग्जांपल 60 डिग्री दे रखा है, आपको उसको रेडियन में बदलना है। तो आप क्या करोगे, 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इससे मल्टीप्लाई करने पर पाई अपॉन 180 से ये एंगल आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ा आसान है। और अगर आपको रेडियन में दे रखा है और आपको इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, डिग्री, तो आपको जो भी वैल्यू दे रखी है रेडियन में, जो भी वैल्यू दे रखी, मान लो आपको दे रखा है यहां पर पाई अपॉन 2 रेडियन, और आपसे बोला डिग्री में कन्वर्ट करो, तो आपने इनटू जो वैल्यू यहां लिखी है उसको उल्टा कर दें, यानी कि 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। तो ये कन्वर्ट हो गया, क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में हो जाएगा, यानी कि पाई अपॉन 2 क्या था, रेडियन था। पाई अपॉन 2 क्या था, रेडियन था। तो देखो ये पाई से पाई कट गया और इससे कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कि पाई अपॉन 2 रेडियन किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर। आप वैसे भी याद रखें, जो पाई रेडियन होता है वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। 2 पाई रेडियन जो होता है हमारा, वो हमारा 360 डिग्री के बराबर होता है। इतनी बात आई समझ में, ये तो बेसिक चीज थी। अब हम थोड़ा सा और इससे आगे चलेंगे। अब हम एंगल को मिनट में, मिनट को डिग्री, रेडियन, इन चीजों में कन्वर्ट करके जरा देखेंगे। इतना नोट कर ले, नोट कर ले बच्चों, ठीक। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी ये आप समझेंगे तो फिर आगे की चीज भी समझ में आएगी, वरना अगर मैं इसको छुड़ा देता और आगे कराता तो दिक्कत होगी। 360 डिग्री जो होता है वो होता है 2 पाई रेडियन के बराबर, ठीक है।
और हम इस 160 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 1 डिग्री इंटू 360। भाई 1 डिग्री इंटू 360 कर दिया, 360 को 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। 2 पाई, रेडियन तो है यहाँ पे, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, और 1 डिग्री इंटू 360 इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा 1 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 360, तो इसकी जगह पर लिखेंगे 2 के प्लेस पर 2, पाई के प्लेस पर 3.14। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बच्चों, क्या है कि अगर कहीं पर पाई आता है, समझना बात को, जैसे मैंने यहां लिखा कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर है, तो आप जब भी पाई अकेला होगा, कहीं पर भी पाई लिखा है, तो आपको इसकी वैल्यू 3.14 या 22/7 ही लिखनी है। लेकिन अगर ये पाई ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के साथ है, तब आप इसको 3.14 नहीं लिखेंगे, तब आप इसकी जगह पर 180, जैसे यहां पे लिखा है साइन पाई, तो आप लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री। यहां पर इसमें ऐसा नहीं करेंगे, साइन 3.14 नहीं लिखेंगे, साइन पाई लिखा है तो साइन 180 डिग्री, और अकेला पाई है तो 3.14, यानी कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म नहीं है, तो आप 3.14 लिखेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.75 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। तो इससे ये पता चला कि 1 डिग्री जो है वो इतने रेडियन के बराबर हो गया। एक वैल्यू ये हो गई हमारी, ये हमारी एक वैल्यू हो गई। ठीक है, अब क्या होता है, जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 60 मिनट। 60 लिखा हमने और 60 के साथ एक डैश लगा दिया तो 60 मिनट हो गए, और 2 डैश लगा दिए तो 60 सेकेंड हो जाता है, ये 2 डैश। तो 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट के बराबर होता है, और यहाँ 1 डिग्री जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, इतना है 1.75 10⁻⁻² रेडियन है, ये तो रेडियन है। तो यहाँ पर ये देखें कि जो 60 मिनट लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मिनट इंटू 60। तो 1 मिनट इंटू 60 क्या हो गया? 60 मिनट हो गया। अब इक्वल्स टू 1.75 इंटू 10⁻⁻² रेडियन तो है ही, तो मैंने लिखा 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1.75 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 60। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। तो क्या हो गया, हमारा 1 मिनट जो है इतने रेडियन के बराबर हो गया। यानी कि अगर एंगल कहीं मिनट में दे रखा है तो आप डायरेक्टली उसे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें और वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करा, यहां पर देखा जो 1 मिनट होता है वो हमें पता है 60 सेकंड के बराबर होता है, तो 2 डैश लगा दिए। अब वैल्यू तो यही लिखना है हमें 2.91 इंटू 10⁻⁻4। अब मैं 60 सेकंड को कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा 1 सेकंड इंटू 60, तो 1 सेकंड इंटू 60 60 सेकंड हो गया। 2.91 इंटू 10⁻⁻4। फिर मैंने लिखा 1 सेकेंड इक्वल्स टू 2.91 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 60। तो ये सॉल्व करके आ गया 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। अब आप ये समझे, इस तरीके का आपको कन्वर्जन कहीं नहीं करना है, आपको सिर्फ वैल्यू याद रखना है। आपको क्या करना है? वैल्यू, एक वैल्यू याद रखना है, एक वैल्यू आपको ये याद रखना है, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, और एक वैल्यू। अब क्या होता है, अब आपको लग रहा है भाई ये 3 वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, इतनी हम नहीं याद कर पाएंगे, तो आप क्या करो, सिर्फ एक वैल्यू याद कर लो, ये लास्ट वाली कि 1 सेकेंड जो है
4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन के बराबर है। अब मान लो कहीं एंगल सेकंड में नहीं दिया है, मिनट में दिया है, तो अगर वो मिनट में दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं इसको क्या करता हूँ, आप नोट कर लो, मैं इसको फिर रब कर दूंगा। नोट कर लिया? गुड। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कि हमने इन 3 वैल्यू को लिख देना। मैंने यहां पर लिख दिया कि 1 डिग्री हमने निकाला, कितना हो गया था, ये हो गया था 1.75 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। दूसरा है 1 मिनट इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। और एक है 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ये 3 वैल्यूज हैं, अब समझना इसको। अब ये 3 वैल्यूज हैं, तो आप इसको ये समझें कि आपने एक वैल्यू याद कर लिया, ये सिर्फ ये वाली। भाई ड्राइव तो आपको करना नहीं, आपको तो याद करना है, आपको ये वैल्यू याद करना है सिर्फ। अब मान लो एंगल कहीं दे रखा, उन्होंने कहा 20 मिनट, ये एंगल जो है वो 20 मिनट दे रखा है। अब आपको न्यूमेरिकल में करना है और उसमें उस रेडियन में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल तो आपने क्या लिखा, 20 इंटू, अब आपने देखा भाई 1 मिनट कितने रेडियन के बराबर है, इतने, तो 20 मिनट कितने रेडियन के बराबर होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2.91 10⁻⁻4, ये रेडियन में हो गया। अब क्या होता है कंडीशन, मान लो आपको ये याद ही नहीं, आपको तो सिर्फ एक ही वैल्यू याद है, तो कोई बात नहीं, आपको एंगल दे रखा 20 मिनट, तो आपने लिखा 20 मिनट। अब आपको मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना आता है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 60, तो मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब आपको सेकंड, अब ये पूरा टाइम तो सेकंड में आ गया, अब सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है, इससे मल्टीप्लाई कर दो इंटू 4.85 10⁻⁻6। बात समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया, ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, रेडियन में हो गया। तो आपको सिर्फ एक वैल्यू याद करनी है कि 1 सेकंड जो होता है कितने रेडियन के बराबर है, 1 सेकंड कितने रेडियन के बराबर है। और अगर डिग्री है एक वैल्यू, इसको याद कर लो कि 1 डिग्री जो है वो इतने रेडियन के बराबर है, 1 डिग्री जो है इतने रेडियन के बराबर है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो इन 2 वैल्यूज को अगर आप याद कर लेते हैं तो डिग्री का, और मान लो डिग्री का नहीं भी याद है, पहले बात तो हम ये मान लें ये भी याद नहीं, तो इसका तो अभी इससे पहले कन्वर्जन बताया कि डिग्री में अगर एंगल दे रखा है उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसे π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेट मैं यही बोलूँगा, आप सिर्फ एक वैल्यू तो याद करना, आपको इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, हो जाएगा कुछ। इतना क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, सही। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे 2-3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, 2-3 हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। इतना है समझ में? अब देखो वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है। सबसे पहला है हमारा लाइट ईयर। लाइट ईयर पहली डेफिनेशन क्या है, लाइट ईयर। अब ये क्या है जो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने की, लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने की कुछ बड़ी बड़ी यूनिट्स बना लिया। लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए एक ऐसी यूनिट बनाया जो लिखने में तो बहुत छोटी लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करेगी। अब वो कैसे, जैसे हम बात कर रहे हैं, पहली हम बात करेंगे लाइट ईयर की। हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे लाइट ईयर की, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर
जिसको हम 1 LY भी लिख देते हैं, 1 लाइट ईयर। अब ये लाइट ईयर है क्या? डेफिनेशन समझें। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। मतलब कहने का ये कि लाइट किसी सोर्स से निकले और लगातार चलती रहे 1 साल तक वैक्यूम में चलती रहे, तो वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उस डिस्टेंस को हम 1 लाइट ईयर बोलेंगे। उस डिस्टेंस को हम 1 लाइट ईयर बोलेंगे। अब आपने क्या पढ़ा है? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो पढ़ा है आपने। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया। अब अगर लाइट चल रही है तो लाइट की ही वेलोसिटी लेना पड़ेगा, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में, लाइट की सबसे ज्यादा वेलोसिटी वैक्यूम में ही होती है। लाइट जब किसी मीडियम में घुसती है, जैसे शीशे में एंटर कर जाए, तो लाइट की वेलोसिटी कम हो जाती है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी लाइट की वैक्यूम में रहती है, यानी कि खाली जगह। एयर की अगर बात करें तो एयर में वैक्यूम से थोड़ी सी कम होती है। एयर में लाइट की स्पीड वैक्यूम से थोड़ी कम होती है, लेकिन वो इतनी कम नहीं होती है। हम जब राउंड अप करते हैं तो एयर के लिए और वैक्यूम के लिए एक ही वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि 3 इंटू 10⁸। अब लाइट कितने टाइम तक चली? 1 साल तक चली। तो 1 साल चली तो हमने क्या करा भाई, ये तो मीटर पर सेकंड में है, 3 इंटू 10⁸, तो टाइम को भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हमने पहले तो लिखा 365 डेज होते हैं, कहीं कहीं पर ये 365.25 डेज भी लिखा होता है, यानी कि 1 साल में 365 दिन और 6 घंटे। क्योंकि इसी की वजह से आपने देखा होगा कि एक ऐसा साल भी आता है जिसमें फरवरी हमारी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है, यानी 29 डेज होते हैं फरवरी में। वैसे फरवरी में कितने होते हैं हमारे? 28। तो वही क्या है, फिर एक जो ईयर आता है जिसे हम बोलते हैं लीप ईयर, कि ये 6 घंटे का डिफरेंस हम जोड़ते आते हैं, और फिर वो क्या होता है, एक दिन एक साल में बढ़ा देते हैं। मतलब एक ऐसी भी साल आती है जिसमें एक साल में 365 की जगह 365 की जगह 366 डेज होते हैं, क्योंकि उसमें फरवरी 29 डेज की होती है। हाँ, तो क्या होगा, 365.25 हो गया इनटू, अभी तो दिन हो गए। अब एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। हाँ, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इतना डिस्टेंस, यानी कि इतना डिस्टेंस लाइट 1 साल में ट्रेवल करेगी। तो इस डिस्टेंस को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? 1 LY। 1 लाइट ईयर किसके बराबर है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बात समझ में आया? तो अगर कहीं पर डिस्टेंस दे रखा है 5 लाइट ईयर, जिसमें उन्होंने कहा डिस्टेंस इज 5 लाइट ईयर, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 5 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, क्योंकि लाइट ईयर ऐसा यूनिट तो है नहीं, ऐसा यूनिट तो मीटर है। अब न्यूमेरिकल तो मीटर में करना है। अब डिस्टेंस दे रखा है 5 लाइट ईयर, तो 5 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लाइट ईयर ध्यान रखना, लाइट ईयर जो है बोलने से ऐसा लगता है कि ये यूनिट टाइम को मेजर करने वाली होगी, लेकिन एक्चुअल में जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस को मेजर करने की लार्ज यूनिट है। लेकिन लाइट ईयर सुन के ऐसा लगता है, लाइट है, ईयर है, तो लगता है टाइम को मेजर करने की लार्ज यूनिट होगी, लेकिन टाइम को मेजर करने की नहीं, डिस्टेंस को मेजर करने की लार्ज यूनिट है। ठीक है, ये लाइट ईयर हो गया। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है हमारा, जैसे हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में AU भी लिख देते, AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब जो हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो 1.496 इंटू 10⁻⁴
11 मीटर के बराबर होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर है? 1.496 10 टू द पावर 11 मीटर के बराबर है। अब ये है क्या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? ये सन है, ये ऑर्बिट में हमारा प्लैनेट अर्थ है। तो अर्थ से सन का जो एवरेज डिस्टेंस है वो 1 AU है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। या हम बोल सकते हैं एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। एवरेज इसलिए बोल रहे हैं कि हम उसको जाके एग्जैक्ट तो मेजर करा नहीं, किसी दूसरे मेथड से मेजर करा, तो इसलिए उसको एवरेज डिस्टेंस बोल दिया। और आप ये बोल सकते हो कि ये वो डिस्टेंस भी है, या ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उस ऑर्बिट का रेडियस है जिसमें अर्थ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, यानी कि सन से अर्थ का डिस्टेंस हो गया। तो ये सन, अर्थ ऐसे घूम रहा है सन के चारों तरफ, तो ये रेडियस भी हम ये बोल सकते हैं जिस ऑर्बिट में अर्थ घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस भी है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये क्या है? एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। इतना क्लियर हुआ? एक और डेफिनेशन देखेंगे, वो है 1 पारसेक। 1 पारसेक, 1 पैरालैक्टिक सेकंड भी बोलते हैं। ये 1 पैरालैक्टिक सेकंड, 1 पैरालैक्टिक सेकंड, या हम इसको 1, या इसको हम पारसेक भी बोल देते हैं, पार सेक। तो ये जो पैरालैक्टिक सेकंड है ये क्या है और इसको समझना है। एक आर्क लिया हमने, ए बी एक आर्क है जिसकी लेंथ जो है 1 AU के बराबर है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अभी लिखवाया। तो उन्होंने कहा एक पॉइंट ले लो, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो और यहां से एक लाइन ड्रॉ करो। ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो कहा एक आर्क, समझना, एक आर्क जिसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वो एक पॉइंट पर जो एक एंगल बनाता है वो एंगल 1 सेकंड के बराबर है। किसके बराबर है? 1 सेकंड के बराबर। तो अभी आपको बताया है कि भाई 1 सेकंड जो है वो कितने रेडियन के बराबर होता है? 1 सेकंड जो है वो आपका 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन के बराबर। यानी कि ये जो एंगल है ये इतना रेडियन बन रहा है। तो कहा ये जो आर्क है जिस पॉइंट पर इतना एंगल बनाएगा, या 1 सेकंड का एंगल बनाएगा, या 4.85 10 टू द पावर -6 रेडियन का एंगल बनाएगा, उस कंडीशन में उस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस या यहां से यहां तक का, ये 1 पारसेक कहलाएगा। 1 पारसेक कहलाएगा। अब आप एक चीज देखो भाई, ये तो फिक्स चीज है ना कि अगर आपने एक लाइन ऐसे कर बना दिया और यहां पे पॉइंट लिया, समझना पहले, तो ये एंगल बनेगा। मान लो ये हुआ θ1, आपने पॉइंट और दूर ले लिया ऐसे, तो ये एंगल जो है θ2, इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। आप और ऐसे एंगल ले लें और इधर आ जाएं इस तरीके से, तो और पीछे आते जाएंगे, तो इस तरीके से हम ऐसे और आते जाएंगे, इधर पे बनाएंगे एंगल तो और छोटा। जितना मैं पीछे चलते जाऊंगा हाइट यानी कि ये लेंथ ए बी तो सेम रहेगी, बट क्या हो जाएगा, ये एंगल छोटा होता जाएगा। और जैसे जैसे ये एंगल छोटा होता जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। भाई जितना आप दूर जाते जाओगे, अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ देखें, फिर जब हमने क्या करा, ये पॉइंट और दूर ले लिया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ बढ़ गई, एंगल और छोटा गया। यहाँ पॉइंट ले लोगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, पर क्या हो जाएगा, यहाँ एंगल जो बनेगा ऐसे मिलाने पर, इस तरीके से हम ऐसे मिला दें तो ये एंगल हमारा और छोटा होता चला जाएगा, ये θ3 हमारा और छोटा हो जाएगा। तो इसमें हमें ये समझना है कि अगर हम ये जो हमने एक लाइन बनाया, आर्क बनाया, इसकी लेंथ हम अगर फिक्स कर दें और इस पॉइंट पर एंगल फिक्स कर दें,
तो हमारा ये जो डिस्टेंस है ये भी फिक्स्ड हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब एक आर्क जिसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थी, उसने एक पॉइंट पर जब एंगल बनाया जिसकी वैल्यू 1 सेकेंड है, रेडियन में इतनी है, ऊपर लिख रखा है, तो उस कंडीशन में P से लेकर B तक का डिस्टेंस या P से लेकर A तक का डिस्टेंस 1 पार्सेक के बराबर होता है। अब ये 1 पार्सेक के बराबर किस फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ इस तरीके से, एक सर्कल बनाया और यहाँ पर इस तरीके से ले लिया, यहाँ पर एंगल हुआ थीटा, ये सेंटर हो गया, ये आर्क हो गया AB, ठीक है, ये रेडियस हो गया, इस आर्क की लेंथ हो गई L, यानी कि A से B तक जो आर्क है इसकी लेंथ L है और रेडियस R है, एंगल थीटा है। तो एक फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस यानी कि L अपॉन R। ये फॉर्मूला 10th में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप देख लो। थीटा किसके बराबर हो गया? आर्क अपॉन रेडियस। तो इस डायग्राम को अगर आप मान लो इसे घुमा दो, ऐसे करके घुमा दो, तो इस टाइप से अगर ऐसे बना दोगे, यानी कि ये हमारा AB हो जाएगा और ये हमारा P पॉइंट हो जाएगा। तो ये देखो क्या बनना है, आर्क बनना नहीं बनना है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। इतना समझ आया? देखो, अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर ले लूँ और इसको ऐसे करके ऐसे करके एक सर्कल बना दूँ, तो उसमें क्या होगा, ये आर्क जैसा ही तो हो गया, स्ट्रेट लाइन, और ये रेडियस हो गया। तो मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, थीटा इक्वल्स टू आर्क, यानी कि ये आर्क की जगह क्या आ जाएगा, AB, और रेडियस की जगह क्या आ जाएगा, ये हमारा PA, इसको हम रेडियस ले रहे हैं, तो ये हमारा आ गया PA। अब हमें क्या निकालना, PA तो निकालना है, तो PA तो हमने यहाँ ले लिया और AB को एज इट इज रहने दिया और थीटा को यहाँ लिख दिया। अब AB की वैल्यू कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अभी हमें पता 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.496 10⁻11 मीटर के बराबर। और थीटा ये किसके बराबर है, ये है आपका 4.85 इंटू 10⁻⁻6 के बराबर। तो अब क्या करेंगे, हम PA निकालेंगे, P से लेकर A तक का डिस्टेंस। तो ये P से लेकर A तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है। ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करके 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ये आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है, जब ये वैल्यू फिक्स्ड हमने कर दी और ये एंगल फिक्स कर दिया तो ये लेंथ भी फिक्स्ड ही आएगी। तो उन्होंने देखा कि एक आर्क जिसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वो एक पॉइंट पर एक एंगल बनाता है 1 सेकेंड का। तो उस कंडीशन में उस आर्क से इस पॉइंट से उस पॉइंट P पॉइंट तक का, या इस पॉइंट से लेकर P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 1 पार्सेक कहलाता है। तो 1 पार्सेक किसके बराबर हो गया, हम बोल सकते हैं 1 पार्सेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये इतना डिस्टेंस हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये हमने कुछ डेफिनेशंस देखी लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने की। ये लार्ज यूनिट थी। हम लिख सकते हैं 5 पार्सेक। अब 5 पार्सेक दे रखा है तो आपको न्यूमेरिकल करना है, तो आप क्या करोगे, 5 पार्सेक को 3.08 10⁻16 मीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप उसको कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि पार्सेक ऐसा यूनिट नहीं है, मीटर है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये ऐसा यूनिट नहीं है, मीटर ऐसा यूनिट है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखा है तो उसकी प्लेस पर आप 1.496 10⁻11 लिखें मीटर के बराबर। अगर वहाँ पर क्या लिखा है कि सपोज कर लो लिखा है 15 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो 15 इंटू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर में वो कन्वर्ट हो जाएगी। इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ में आया? तो ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन थी, लेके चल रहे थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ एक एक टॉपिक देखेंगे। बड़ा आसान सा है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है।